आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम पर्यावरण के क्लास करने वाले हैं। आज का क्लास स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए है और जितने भी आगामी परीक्षा में एनवायरनमेंट का सिलेबस है उसके लिए बेहतरीन होने वाला है। आज जो क्लास करने वाले हैं उनमें एमसीक्यू क्वेश्चन को संलग्न किया गया है। आज का जो पर्यावरण का क्लास है पार्ट 2 क्लास है। इससे पूर्व में पर्यावरण का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में डल चुका है। आप वहां जाकर आप पूरी वीडियो डिटेल्स देख सकते हैं। आज का सेकंड क्लास है और ये भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को संलग्न किया गया है आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, अगर आज आपने हमारा पर्यावरण का क्लास अटेंड कर लिया तो आपको और किसी किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट पर्यावरण का क्लास होने वाला है। ठीक है, पहले वीडियो देख सकते हैं, पहले का वीडियो और आज का वीडियो। ठीक है, आज का पार्ट सेकंड है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी इसको कहते हैं, ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है देहरादून, तो देहरादून होगा क्या, देहरादून यहाँ पे इसका ऑप्शन है लेकिन देहरादून ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर नहीं होगा। अहमदाबाद भी नहीं होगा इसका सही आंसर, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है ना। देहरादून ऊपर पड़ जाता है उत्तर भारत में, और भोपाल, ठीक है, तो भोपाल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी नागपुर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य भारत में स्थित है। और पर्यावरण अभियांत्रिकी के लिए पूरे देश भर के जो कैंडिडेट है अगर आना चाहेंगे तो उसको किसी प्रकार से असुविधा ना हो, इसीलिए इसको केंद्र में बनाया गया है। और जो नागपुर है मध्य भारत के सेंटर में बसा हुआ एक शहर है और इसी नागपुर में 0 माइलस्टोन भी स्थित है। ठीक है, इसलिए नागपुर को बनाया गया है क्योंकि ये सेंटर जगह है पूरे भारत का। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब किया गया था। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है 1958, 1962, 1982, 1991। तो यहाँ पे देखते हैं तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना तो 1958 में तो नहीं किया गया था, है ना, 1958 में किया ही नहीं गया था। चलिए आगे देखते हैं 1962 में, जिसमें भी नहीं किया गया था। उस समय इनके बारे में सोचा ही नहीं गया था, है ना, कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में सोचा ही नहीं गया था। चलिए 1982 में, जी हाँ, 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में सोचा गया था, उसके बाद स्थापना किया गया था 1991 में। तो 1991 के पूर्व ही 1982 में इसकी स्थापना कर लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1982, 1982 भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विभाग की स्थापना कर दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, बाघों की संख्या। तो ऑप्शन है 1530, 1070, 2967, इनमें से कोई नहीं। तो 2018 के अनुसार हम देखें, आंकड़ा देखें गवर्नमेंट का, तो 2018 में 1530 बाघों की संख्या नहीं थे, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1070 ये भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2967 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2018 के अनुसार भारत सरकार के जो अनुमानित है उनके अनुसार 2967 इनके बाघों की संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और ये डी है वो भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, तो 2000, अब मैं बता देता हूँ, हाथियों की संख्या का गणना हर 4 साल के बाद किया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता, हर 4 साल के बाद हाथियों की संख्या की गणना की जाती है भारत में। तो चलिए इसकी कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुल संख्या के बारे में। तो पहला बोला गया है 19,524, तो ये गलत हो जाएगा। 2017 के अनुसार आंकड़े में 19,524 नहीं था, है ना।
20,677 ये भी नहीं है ना। आगे देखते हैं 27,312 तो सही आंसर हो जाएगा। 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या कितना है, गणना के अनुसार 27,312 है ना। 22,540 ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 2017 के अनुसार। अब जब आंकड़ा आएगा तब अपडेट हो जाएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो वेरी एमपी एनवायरमेंट क्वेश्चन है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सा गैस निकलती है? वनस्पतियों जब सड़ जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, सल्फर, मीथेन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन निकलता है क्या? गलत हो जाएगा। किसी के सड़ने से ऑक्सीजन कब निकलता है? कभी नहीं निकलता है, ऐसा है ना। तो सड़ने से ऑक्सीजन नहीं निकलता। पेड़ पौधों के जब वो वापस श्वसन क्रिया में छोड़ते तब ऑक्सीजन निकलता है। चलिए सल्फर, तो सल्फर भी नहीं निकलता, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। वनस्पतियों के सड़ने से सल्फर नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर सी मीथेन, तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन सही हो जाएगा। ठीक है, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस वनस्पतियों के सड़ने से निकलता है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? कौन सा ताप है जिसमें एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बताते हैं एंजाइम इतना भी भंगुर नहीं होता कि किसी भी ताप में वो क्या हो जाए, विकृतीकरण हो जाए। तो इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना, इसमें विकृतीकरण नहीं होगा। और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से भी एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर भी एंजाइम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन टेम्परेचर अगर 60 से 70 हो जाए तो इसमें बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और एंजाइम विकृतीकरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम का विकृतीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अभाव में शिशु पौधा खालिस्तान हो जाता है। अभी तक हम लोग जानते हैं कि प्रकाश पौधे के लिए वेरी आईएमपी होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रकाश पौधों के लिए, उसके प्रकाश संश्लेषण के लिए। यहाँ पर पूछा गया प्रकाश के अभाव हुआ तो शिशु पौधों में क्या हो जाता है, यानी खालिस्तान हो जाता है। तो देखते हैं, छोटा और काला हो जाता है, ऑप्शन दिया गया है। लंबा और हरा हो जाता है, लंबा और पीला हो जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं प्रकाश के अभाव में पौधे क्या हो जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो छोटा और काला तो गलत हो जाएगा। प्रकाश के अभाव में कोई भी पौधा छोटा और काला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे, अगर प्रकाश नहीं पड़ता तो क्या काला हो जाता है क्या? नहीं होता। चलिए देखते हैं, लंबा और हरा तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाश अगर नहीं मिलेगा किसी पौधा को तो ना तो लंबा होगा और हरा, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, प्रकाश के अभाव में शिशु पौधा हो जाता है, क्या हो जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है लंबा और पीला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो इसका जो पौधा है लंबा और पीला पड़ जाएगा। ठीक है, पत्तियां पीला हो जाएगा और पौधे लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अभाव में शिशु पौधा क्या हो जाता है? लंबा और पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पौधे के किस हार्मोन को रोकता है? प्रकाश पौधे किस हार्मोन को रोकता है? देखते हैं, ट्रोमिन है, फ्लोरिजन है, ऑक्सिन है, उपयुक्त सभी है। तो इसका देखते हैं, तो ट्रोमिन प्रकाश पौधे के किस हार्मोन को रोकता है? ट्रोमिन हार्मोन को नहीं रोकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्लोरिजन को भी नहीं रोकता, ये भी गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन इसको रोकता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत। तो प्रकाश पौधे की किस हार्मोन को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन को रोकता है। ठीक है, और ऑक्सिन ही क्या करता है? पेड़ की लंबाई बढ़ाता है, इसी को रोकता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रोमिन। ट्रोमिन क्या करता है? पौधों के जो टूट फूट है उसको रिपेयरिंग करता है। अब देखते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन क्या करता है? फूल खिलने में मदद करता है। ठीक है, चलिए तो इसका प्रकाश पौधे किस हार्मोन को रोकता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स को रोक देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तापक्रम बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर
दर क्या होता है, ठीक है। तापक्रम अगर बढ़ते जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, नष्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के तापक्रम के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण घटता है क्या, नहीं घटता, बढ़ता है क्या, जी हाँ बिल्कुल बढ़ता है, नष्ट होता है क्या, नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तापक्रम बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ता जाएगा, तापक्रम बढ़ेगा प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किस ऊतक द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे फ्लोएम है, तो फ्लोएम ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाइलम में सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो जाइलम है वो सही आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे जो है जाइलम ऊतक द्वारा जमीन से खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, है ना। फ्लोएम के द्वारा बनाए गए भोजन को पेड़ पौधे को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो जल मिट्टी के कणों के चारों तरफ पतली वाष्प के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है ए है केशिका जल, यहाँ देखते हैं बी गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, इनमें से कोई नहीं। तो जो जल मिट्टी के कणों के चारों तरफ पतली वाष्प बना लेता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। केशिका जल है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय जल ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता जल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता जल सही हो जाएगा, ठीक है। जो जल मिट्टी के कणों को चारों तरफ क्या करता है, एक पतली वाष्प रूप में परत बना लेता है, वो क्या कहलाता है, आर्द्रता जल कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए केशिका जल नहीं होता क्योंकि मिट्टी के बीच में पाया जाता है, गुरुत्वीय जल नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है, और आर्द्रता जल परत बनाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कौन से जल को पौधे अपने जड़ द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक तो आप सभी जानते हो, नदी के जल, तालाब के जल, मिट्टी जल, भूमिगत जल, सभी को क्या करते हैं, पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से जल पौधे के जड़ द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है केशिका जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल, उपयुक्त सभी। तो केशिका जल नहीं हो सकता है ना, ये गलत हो जाएगा केशिका जल, क्योंकि केशिका जल क्या होता है, केशिका जल मिट्टी के बीच में रहता है, इसके गेपिंग में। आर्द्रता जल भी नहीं होगा क्योंकि परत बना के रहता है, इसको तो पौधे प्राप्त क्या कर लेते हैं, हाँ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय जल, ये सही आंसर हो जाएगा। पौधे के जड़ गुरुत्वीय जल को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय जल को पौधे के जड़ प्राप्त नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते उसका कारण बता रहा हूँ। जब भी बारिश होता है तो गुरुत्वीय आकर्षण के कारण जितने भी भूमिगत जल है, वो जल है जो भूमि के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, वो गुरुत्वीय आकर्षण के कारण भूमि के बहुत नीचे में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, जहाँ तक जड़ नहीं पहुँच पाता। इसीलिए जो पौधे के जड़ है वो गुरुत्वीय जल को प्राप्त नहीं कर सकते, पूरे भूमि की बहुत ज़्यादा अंदर में चले जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो दूसरे जंतु को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रोड्यूसर, कंपोजर, प्रीडेटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। प्रोड्यूसर मतलब उपभोक्ता होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी कंपोजर, कंपोजर मतलब अपघटक होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीडेटर, तो ये इसमें हो जाएगा। वे जीव अपने दूसरे जंतु को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको उसे प्रीडेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रीडेटर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए मल्टी डायरेक्शन, फूड चैन, वन डायरेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। मल्टी डायरेक्शन होगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। फूड चैन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। और वन डायरेक्शन ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फूड चैन, है ना। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है, ठीक है। आप लोग जानते हो खाद्य श्रृंखला में
पौधे खरगोश खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी से शेर, ऐसे करके पूरा जाल बिछता जाता है। उसी लोमड़ी को और कोई दूसरा जानवर खा सकता है ना, तो खरगोश को सिर्फ लोमड़ी नहीं लकड़बग्गा भी खा सकता है। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा से होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूड चेन। इसको खाद्य जाल कहा जाता है हिंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी एमपी क्वेश्चन में से एक है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है थर्मामीटर, केल्विन, जल और उष्मा। यहाँ पे थर्मामीटर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बुखार नापने का है। केल्विन शरीर का ताप नापते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जल, इससे कुछ नहीं नापते, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है उष्मा, ये सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो हीट है, इसको उष्मा यानी हीट बोला जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो आपका ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा के रूप में रूपांतरण नहीं होता, ऑलरेडी प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, भोजन बनता है ना, और इसको स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है पौधों में। जल ऊर्जा इसके रूप में होता है, तो जल को ऑलरेडी प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है, ठीक है। और इनमें से कोई गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रूपांतरण किया जाता है। चलिए हमारे जो अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है कम है, बी है ज़्यादा, यहाँ पे स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या कम नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर डी ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या संतुलित होता है, स्थिर होता है, तभी वो संतुलित पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ज़्यादा होता तो संतुलित पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहलाता, कम होता तब भी संतुलित पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहलाता। तो ऑप्शन नंबर सी स्थिर, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रेट, अमोनियम, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है, ठीक है, कि जितने भी पौधे हैं नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, है ऐसा होता है। तो यहाँ पे पहले इसके ऑप्शन को देख लें, नाइट्रोजन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया सही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब समझते हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं यूरिया के रूप में, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराया जाता है। अधिकतर दलहनी पौधों का गांठ में भी पाया जाता है राइजोबियम, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट हम छिड़काव करते हैं, लेकिन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। लेकिन धान का पौधा ऐसा है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण ना करके अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, वेरी एमपी क्वेश्चन है। धान नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं अपने जड़ों द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अपने अगले पोषण तल को देते हैं। ऑप्शन है 50%, 100%, 10%, 80%। तो 50% ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, 100%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो कोई भी अगर जंतु है किसी का शिकार करता है तो अपने ऊर्जा का, ठीक है, अपने ऊर्जा प्रतिशत का अगले पोषण तल को केवल 10% ही दे पाता है। 80%, 50%, 100% किसी भी जंतु को उसका एनर्जी का प्रतिशत नहीं मिलता, ओनली ऑन 10% यानी 10% ही प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। टॉप 20 क्वेश्चन हमने कराए थे, इनमें से आज लास्ट क्वेश्चन है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है, आपको बताना है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे दिया गया है डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए का ये जो पहला और तीसरा और दूसरा थी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो यहाँ पे हैरिंग है, उसके बाद है डायटम है, क्रस्टेशियाई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है तो यहाँ पे क्रस्टेशियाई है, उसके बाद ये इसमें थर्ड रहेगा शायद, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना, तो यहाँ पे डायटम है, क्रस्टेशियाई और हैरिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, साधारण समुद्री आहार का। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायटम को हिंदी में बोला जाता है स्वरपोशी। स्वरपोशी मतलब क्या हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे। डायटम का स्वरपोशी मतलब पौधे। क्रस्टेशियाई मतलब होता है शाकाहारी। क्रस्टेशियाई मतलब क्या होता है, शाकाहारी। शाकाहारी में कौन से आ जाएंगे, खरगोश हो जाएगा, बकरी हो जाएगी, ये आते हैं क्रस्टेशियाई में, शाकाहारी जंतु आ जाते हैं। और हेरिंग में क्या हो जाता है, हेरिंग का मतलब होता है मांसाहारी, ठीक है। हेरिंग मतलब होता है मांसाहारी। तो एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहला होता है स्वपोषी हो जाएगा, स्वपोषी से हो जाएगा यहाँ पे शाकाहारी, या शाकाहारी से मांसाहारी, ऐसा क्रम चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला में डायटम है, फिर है क्रस्टेशियाई है, फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में है हेरिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप हमारे संस्था उत्कर्ष IAS अकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास उपलब्ध है, आप चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास कर सकते हैं। और आज का क्लास है पर्यावरण का पार्ट 2 है, और इसी प्रकार से हमारा जो साइंस का क्लास आता रहेगा, पर्यावरण और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।